ठीक है। आज अपने को ह्यूमन आई के डिफेक्ट्स और उनका करेक्शन सीखना है। ठीक है, पहला डिफेक्ट जो हमको सीखना है वो है मायोपिया। मायोपिया में क्या होता है? मायोपिया इज कॉल्ड नियर साइटेडनेस। नियर साइटेडनेस में आपको दूर की चीजें दिखाई नहीं देती है। नियर साइटेडनेस मतलब पास की चीजें दिखाई देती है। कैन नॉट सी फार अवे ऑब्जेक्ट क्लियरली, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं दिखाई देता, दिखाई देता है पर इमेज क्लियर नहीं बनती रेटिना पर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्लास में थोड़ा सा बताया था कि हमारा जो आई लेंस होता है वो अपनी फोकल लेंथ चेंज कर सकता है, और उसको इमेज हमेशा कहां पे बनानी होती है? उसका टारगेट होता है कि हमेशा रेटिना पर इमेज बने। नहीं, ये पूरा नहीं बनाता हूं, पूरा बनाऊंगा तो मैं फिगर बहुत कम बना पाऊंगा। ठीक है, तो लेट्स से ये आई लेंस है हमारा और इसको इमेज यहां पे बनानी है रेटिना पर। ओके, तो जब ऑब्जेक्ट फार अवे है तो सबसे फार अवे कौन सा ऑब्जेक्ट हो सकता है? समथिंग लाइक सन और स्टार्स। और वो हम अगर इनफाइनाइटली फार अवे भी मान लें तो उनसे जो रेज आ रही होंगी वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के पैरेलल होंगी। और बच्चों, कोई भी लेंस पैरेलल रेज को कहां पर कन्वर्ज कर देता है? अपने फोकस पर। तो उस केस में इस लेंस ने अपनी फोकल लेंथ आई लेंस के, अपनी आई बॉल के साइज के बराबर कर ली। समझ में आती है बात? पैरेलल रेज को उसने रेटिना पर फोकस कर दिया। दिस इज फॉर अ हेल्दी ह्यूमन। ठीक है, ये फर्स्ट वन किसका है? हेल्दी ह्यूमन आई, मतलब नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए दिस इज द केस। नॉर्मल लिख देता हूं, नॉर्मल आई। कौन आया? जो नॉर्मल ह्यूमन है उसकी आई पे रखे ऑब्जेक्ट की इमेज बड़े आराम से कहां पे बना देती है? रेटिना के ऊपर। ठीक है, ठीक है। रिमेंबर, इंफिनिटी से जब रेज आ रही है तो उनको फोकस करना बहुत आसान है। उसके लिए जो फोकल लेंथ है वो ज्यादा होनी चाहिए और पावर बहुत कम होनी चाहिए। ओके, तो हमारा लेंस जब एकदम रिलैक्स्ड होता है उस कंडीशन में वो इंफिनिटी की चीजों की इमेज बड़े आराम से रेटिना पर बना देता है। ओके, तुम ऐसे भी सोच सकते हो कि जब आप बैठ के आराम से दूर की चीजों को देखते हो, दूर की चीजों मतलब आप समुद्र में बैठ के, समुद्र के बीच पे बैठ के समुद्र को देख रहे हो, नाइट टाइम में आप बैठ के स्टार्स को देख रहे हो। ऑल दीज एक्ट्स आर वेरी रिलैक्सिंग, क्योंकि आपकी आई कंप्लीटली रिलैक्स रहती है। फार अवे चीजों को देखना आई के लिए एकदम रिलैक्सिंग होता है। उसकी फोकल लेंथ मिनिमम होती है, तो फोकल लेंथ मैक्सिमम होती है और पावर मिनिमम होती है। ओके, तो नॉर्मल आई इंफिनिटी की चीजों को बड़े आराम से रेटिना पर फोकस कर लेती है। अब अगर इस पर्सन को मायोपिया हो जाता है तो क्या होता है समझना, मायोपिक आई बोल सकता हूं मैं उसको। उस केस में जब ये यहां रहा लेंस, अपना लेंस की फोकल लेंथ थोड़ी सी कम हो जाती है, उसकी पावर थोड़ी सी बढ़, ठीक है, थोड़ा सा लेंथ थिकन हो गया, थोड़ा सा लेंस मोटा हो गया, उसकी वजह से कर्व ज्यादा हो गया, फोकल लेंथ कम हो गई, पावर बढ़ गई। सारी चीजें एक साथ सोचनी पड़ेंगी बच्चों को, क्योंकि एग्जाम में किसी एक के बारे में पूछा जाएगा। तो फिर से बोल रहा हूं कि लेंस थोड़ा सा थिकन हो गया, कर्व उसका ज्यादा हो गया, फोकल लेंथ कम हो गई, ओके, और पावर बढ़ गई है। अब क्या होगा? अगर फोकल लेंथ कम हो गई है तो जो इंफिनिटी से रेज आएंगी वो थोड़ा जल्दी कन्वर्ज हो जाएंगी। जल्दी कन्वर्ज हो जाएंगी तो जो इमेज है वो क्लियरली रेटिना पर नहीं बनेगी, यहां पर बन गई। तो इन मायोपिक आई द पावर इज इंक्रीज्ड, फोकल लेंथ इज डिक्रीज्ड एंड थिकनेस ऑफ लेंस इज इंक्रीज्ड। ऐसे लिख दूं, इंक्रीज डिक्रीज ज्यादा इजी रहेगा। पावर इज इंक्रीज्ड, फोकल लेंथ इज डिक्रीज, थिकनेस ऑफ लेंस इज इंक्रीज। तो अब पता नहीं किसके बारे में पूछे तो आपको सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए। इज दैट ओके टू एवरीवन? समझ में आई बात? हाँ, ठीक है। तो किसी वजह से मायोपिक आई की थिकनेस थोड़ी बढ़ जाती है, आई की नहीं, आई लेंस की थिकनेस थोड़ी सी बढ़ जाती है। ओके ओके, तो अब इसको करेक्ट कैसे किया जाए? जो मायोपिक आई है वो इंफिनिटी की इमेज जल्दी बना देता है, ठीक है, लेकिन अगर इंफिनिटी की जगह थोड़ा ऑब्जेक्ट पास में रखा हो, ये वही थिकन लेंस है, तो वो इंफिनिटी की इमेज तो जल्दी बना देता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी दूर की चीज वो नहीं देख सकता। देयर इज अ पॉइंट जिसको हम आई का क्या बोलते हैं? फार पॉइंट।
नॉर्मल ह्यूमन आई का फार पॉइंट बच्चों क्या होता है? इंफिनिटी। नॉर्मल ह्यूमन आई का फार पॉइंट होता है इंफिनिटी। मायोपिक आई का फार पॉइंट इंफिनिटी नहीं होता है, उससे पहले कोई डिस्टेंस होगी वहां पर होता है। तो लेट्स से वो डिस्टेंस मैं डी मान लेता हूं, ठीक है, डी डिस्टेंस पे है उसका फार पॉइंट। तो ये जो आई है इस पॉइंट से आती हुई रेज को क्या कर पाती है? सही जगह फोकस कर पाती है। तो इवन अ मायोपिक पर्सन कैन सी क्लियरली अप टू अ सर्टेन डिस्टेंस, एक सर्टेन डिस्टेंस तक वो सही देख लेता है। आ रही है बात समझ में? तो ये डिस्टेंस हमने उसका क्या बोल दिया? फार पॉइंट, ठीक है। उसका करेक्ट फार पॉइंट इंफिनिटी होना चाहिए था, लेकिन इंफिनिटी नहीं है, इसको कैपिटल एल से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। उसका फार पॉइंट एल डिस्टेंस है, जो क्वेश्चन में गिवन हो सकता है कि एक बंदे को 1 किलोमीटर से दूर साफ नहीं दिखता या 100 मीटर से दूर साफ नहीं दिखता, तो उसका फार पॉइंट 100 मीटर हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ठीक है। अब हाउ डू वी करेक्ट अ मायोपिक आई? हमारा तो सारा क्वेश्चन इस पे है ना, करेक्शन। तो करेक्शन करने के लिए ये वाले लेंस की क्या प्रॉब्लम है बच्चों? कि ये रेस को जल्दी क्या कर देता है? कन्वर्ज कर देता है। जितना उसको डिस्टेंस लेनी चाहिए थी उससे पहले कन्वर्ज है। अगर पैरेलल रेज आ रही है तो उनको बड़ी जल्दी कन्वर्ज कर देता है। तो हम क्या करेंगे सॉल्यूशन में, तुम खुद सोचो। अगर कोई लेंस जल्दी कन्वर्ज कर रहा है रेस को, तो हम उसके सामने एक और लेंस लगा देंगे और रेस को थोड़ा सा डाइवर्जिंग कर देंगे। उससे क्या होगा? अब हमारा लेंस उन रेस को जल्दी से कन्वर्ज नहीं कर पाएगा। क्या ये बात, डज दिस थिंग मेक सेंस टू यू? क्या ये बात समझ में आती है कि पैरेलल रेज अगर लेंस तक पहुंचने देते तो वो जल्दी कन्वर्ज कर देता, रेटिना से पहले ही कन्वर्ज कर देता इस पॉइंट के लिए। तो हमने क्या किया कि रेस को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दो, कर दिया डाइवर्ज। समझ में आ रही बात? रेस को थोड़ा सा डाइवर्ज कर दो, अब ये उनको होपफुली सही जगह पे कन्वर्ज कर देगा। और वी डोंट डू दैट होपफुली, वी एक्चुअली कैलकुलेट एंड मेक इट हैपन। तो किसने बोला कि कितना डाइवर्ज करना है? तो बोलो इतना डाइवर्ज कर दो कि रेज उस पॉइंट से आती दिखे जो उस आई का फार पॉइंट था। समझ में आई बात या नहीं? भाई अगर वो 100 मीटर तक देख लेता है तो इंफिनिटी से आती हुई रेस को 100 मीटर से आती हुई रेस बना दो। अब ये वाली रेस दोनों, ये वाली लग रहा है ना एल डिस्टेंस से आ रही है, और अब एल डिस्टेंस पे ये सही फोकस कर लेता था। तो करेक्शन ऑफ मायोपिक आई कैसे करें? डाइवर्जिंग लेंस लगा के। दूसरी चीज, उस डाइवर्जन की लेंस की फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए? तो उसके लिए हम क्या सॉल्यूशन सोच सकते हैं कि जब u माइनस इंफिनिटी हो, बच्चों पहले वाले लेंस की बात कर रहे हैं, इसके लिए डाइवर्जिंग लेंस के लिए, इसके लिए u कहां पर था? माइनस इंफिनिटी पर, और इसने उसकी इमेज कहां बना दी? माइनस एल पे। ओके, और अब इसकी इमेज हमारे आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट हो जाएगी और फिर आई लेंस उसको सही जगह पे फोकस कर देगा। तो ऐसा करने के लिए फोकल लेंथ कितनी चाहिए? तो दैट इज 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, और सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो आई थिंक f की वैल्यू माइनस एल ही आ जाएगी। क्या ये समझ में आया सबको? एक तो डाइवर्जिंग होना चाहिए, ऊपर से फोकल लेंथ हम ऐसे निकाल सकते हैं। एवरीबॉडी गॉट दिस वन? प्लीज राइट इट डाउन, ठीक है। और यू कैन एक्चुअली टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि तुम शायद पहली बार में अभी ड्रॉ करोगे तो तुमसे कुछ ना कुछ गलती हो जाएगी। तो मतलब यू हैव टू, हाँ ड्रॉ हो गया, वेरी नाइस, ठीक है ठीक है। तो मायोपिक आई, पहले तो नॉर्मल आई इंफिनिटी के रखे ऑब्जेक्ट को सही जगह पे फोकस कर रही थी, उसकी किसी वजह से पावर बढ़ गई, और पावर बढ़ गई तो उसने जल्दी कन्वर्ज कर दिया रेस को। लेकिन अभी भी किसी एक सर्टेन पॉइंट की रेस को वो सही जगह कन्वर्ज कर रहा था, तो हमने क्या किया, एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया जो इंफिनिटी से आती हुई रेस को कहां से आता हुआ फील करा देगा उसको? इस पॉइंट से, उस सर्टेन डिस्टेंस से जो इस आई का फार पॉइंट है। तो थ्योरेटिकल काफी कुछ पूछा जा सकता है, पर ओवरऑल मुझे बहुत ही इजी लगता है पार्ट, मायोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया इज द सेकंड वन, अभी करते हैं। हाँ, एक रीजन बच्चों मायोपिया का ये भी हो सकता है कि लेंथनिंग ऑफ आई बॉल इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ गई। समझ रहे हो? मतलब लेंस यहां पे फोकस कर रहा था, रेटिना पीछे चली गई,
वो भी एक रीजन हो सकता है। लेंथनिंग ऑफ आई बॉल, मतलब लेंस में कोई खराबी नहीं हुई, आई बॉल की लेंथ इंक्रीज हो गई। ओके, तो देयर कुड बी मल्टीपल रीजन, द पॉइंट इज ऑलवेज सेम कि इमेज जो है वो रेटिना से पहले बन गई, और रेटिना से पहले बन रही थी तो मतलब जल्दी कन्वर्ज हो रहा था। जल्दी कन्वर्ज होने के लिए हमने एक डाइवर्जिंग लेंस लगा दिया जो जल्दी कन्वर्ज नहीं होने देगा रेस को। आई थिंक एवरीबडी गॉट दिस वन, प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड। हटा दूं इसको। ओके। सेकंड इज हाइपरमेट्रोपिया। ओके, हाइपरमेट्रोपिया, फिर से पहले नॉर्मल आई की बात करते हैं। नॉर्मल आई अगर पास की ऑब्जेक्ट्स को देख रहे हैं, मतलब इफ वी आर रीडिंग समथिंग, तो भी हमारे आई लेंस के ऊपर एक लिमिट आती है। लिमिट आती है मतलब जब हम रीड कर रहे हैं तो पहली बात तो हम बहुत पास के रखे हुए ऑब्जेक्ट को फोकस करना चाह रहे हैं रेटिना पर। बच्चों, जो ऑब्जेक्ट जितना पास रखा होगा उसकी रेज उतनी ज्यादा डाइवर्जिंग होगी। ये बात समझ में आती है? जो ऑब्जेक्ट जितना पास रखा होगा उसकी रेज उतनी ज्यादा डाइवर्जिंग होगी। दूर के रखे ऑब्जेक्ट की रेज ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगी, पर जो पास में ऑब्जेक्ट रखा है उसकी रेज काफी डाइवर्जिंग पहुंचेंगी आई लेंस तक, और उनको उसको फटाफट क्या करना है, कन्वर्ज करना है। तो इस केस में जब हम पास के ऑब्जेक्ट को देख रहे होते हैं तो आई लेंस काफी स्ट्रेन्ड होता है। स्ट्रेन्ड मतलब पावर अपनी उसकी मैक्सिमम पे वर्क कर रहा होता है। इन्फिनिटी के ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो पावर मिनिमम पे वर्क कर रहा होता है, यहां पर पावर मैक्सिमम पे वर्क कर रहा है और फोकल लेंथ मिनिमम पे वर्क कर रहा है। ठीक है, मैक्सिमम पावर पे वर्क कर रहा है, फटाफट उसने डाइवर्जिंग रेस को क्या कर दिया, रेटिना पर कन्वर्ज कर दिया। अब किसी वजह से अगर हमारी सिलियरी मसल्स वीक हो जाए, ओके, हाइपरमेट्रोपिक आई, किसी वजह से हमारी सिलियरी मसल्स अगर वीक हो जाए तो लेंस की पावर क्या हो गई, कम हो गई। वो उतना थिकन नहीं कर पाए, वो उतना प्रेस नहीं कर पाए हमारे लेंस को सिलियरी मसल्स। तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है कि अब लेंस की पावर जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। जो मैक्सिमम हो सकती थी उतनी नहीं रीच कर पा रही, या फोकल लेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है। तो उस केस में जब ऑब्जेक्ट से रेज आएंगी तो उनको वो उतनी जल्दी कन्वर्ज नहीं कर पाए। कहां कन्वर्ज करेगा, रेटिना के पीछे। आ रही बात समझ में बच्चों, कोई डाउट नहीं? ये रहा ऑब्जेक्ट, इसने कन्वर्ज करने की कोशिश करी पर रेटिना के पीछे कन्वर्ज कर पाया। तो जो नॉर्मल आई होती है ना बच्चों, वो 25 सेंटीमीटर पे रखे ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख लेती है। इसको क्या बोलते हैं, नियर पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको, नियर पॉइंट। नॉर्मल ह्यूमन आई का नियर पॉइंट होता है 25 सेंटीमीटर, ओके। लेकिन हाइपरमेट्रोपिक आई 25 सेंटीमीटर के ऑब्जेक्ट को सही से फोकस नहीं कर पाता। तो फिर क्या करता है ये? ऐसा नहीं है कि किसी को नहीं कर पाता। अगर हम थोड़ा ऑब्जेक्ट दूर, अगर हम ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर रख देते, कौन रिदम, अगर ऑब्जेक्ट को हम थोड़ा सा दूर रख देते हैं तो ये लेंस अभी भी सही जगह फोकस कर लेगा। रेस को ऐसे लाएंगे और ये अभी भी इसने सही जगह फोकस कर लिया, ओके। तो इस केस में इसका जो नियर पॉइंट है वो इंक्रीज हो गया, ठीक है। इसका नियर पॉइंट डी डैश बोल देते हैं, वो ग्रेटर देन 25 सेंटीमीटर हो गया। हो सकता है वो 2 मीटर पे रखी चीज को ठीक से पढ़ ले, हो सकता है वो बिल बोर्ड्स को पढ़ ले पर टेक्स्ट को, बुक के टेक्स्ट को ना पढ़ पाए, ओके। तो इस केस में जो हाइपरमेट्रोपिक आई है, इसका नियर पॉइंट इज फार अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर, ओके। तो ये भी हाइपरमेट्रोपिक आई के लिए बनाया मैंने। अब इसको क्योर कैसे करेंगे, कोई हिंट, सजेशन, हाउ टू क्योर? क्योर नहीं बोलना चाहिए, इसको करेक्शन बोलना चाहिए, क्योंकि क्योर का मतलब तो हम इसको ठीक कर देते हैं। हम क्योर नहीं कर रहे, हम इसको सिर्फ हेल्प कर रहे हैं। तो इस बार बच्चों क्या नहीं कर पाई आई लेंस, कन्वर्ज नहीं कर पाई। तो ऑब्वियस सी बात है, उसकी हेल्प करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके सामने एक और कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे, ओके। एक और कन्वर्जिंग लेंस लगा देंगे। और कैसे लगाएंगे वो कन्वर्जिंग लेंस? अब ये बंदा 25 सेंटीमीटर पे रखे ऑब्जेक्ट्स को भी ठीक से देख ले, ओके। 25 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रखा और उसको भी ये ठीक से देख ले। ऐसा कब पॉसिबल है, जब 25 सेंटीमीटर से जो रेज आ रही है उनको पहला वाला लेंस थोड़ा सा कम डाइवर्जिंग कर दे, थोड़ा सा अंदर की तरफ बेंड करने की कोशिश करे, और इतना बेंड कर दे कि वे रेस कहां से आते दिखाई दें, जो इस पर्सन का अपना
नियर पॉइंट था वहां से आती दिखाई दे। अगर ऐसा कर दिया तो इसका आई लेंस उनको सही जगह फोकस कर देगा। यहां से आ रही थी, कितनी डिस्टेंस से आ रही थी रेस, डी से, उसने थोड़ा सा कन्वर्ज कर दिया जिससे वो कहां से आती हुई दिखाई दे जाए, डी डैश से, और फिर बाकी का काम आई लेंस खुद कर लेगा। तो एक तो इसमें कन्वर्जिंग लेंस चाहिए, करेक्शन के लिए क्या चाहिए, कन्वर्जिंग लेंस। और उसकी फोकल लेंथ कैसे कैलकुलेट करेंगे, अगर u इक्वल्स टू माइनस डी है तो उसको इमेज कहां पे बनानी है, माइनस डी डैश, ओके। और इससे आप फोकल लेंथ निकाल सकते हो 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल्स टू 1 बाई एफ में ये दोनों वैल्यूज पुट करके एफ की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते। तो इस पे अभी न्यूमेरिकल कर लेंगे, फटाफट इसको नोट डाउन करो। डन, ओके, ठीक है। इसके अलावा दो और डिफेक्ट्स होते हैं। एक तो होता है प्रेस बायोपिया, उसमें पर्सन की सिलेरी मसल्स वीक होती है, लेंस या फिर लेंस जो है वो इलास्टिक नेचर अपना क्या कहते हैं लूज कर देता है, उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो उसको ज्यादा कंप्रेस या स्ट्रेच नहीं कर पाती सिलियरी मसल्स। उस केस में बंदे को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है उसमें कौन से लेंस यूज करने पड़ेंगे, जिनमें कॉन्वेक्स भी हो और कॉनकेव भी हो, तो उसको हम बोलते हैं बाईफोकल लेंस। जो कंप्लीट लेंस होता है उसका ऊपर ये जो अपर पार्ट है जिससे सामने देखते हैं उसकी फोकल लेंथ अलग होती है, और नीचे का पोर्शन ऐसा एक कर्व में जिससे हम पढ़ाई के लिए यूज करते हैं इधर, उसकी फोकल लेंथ अलग होती है। समझ रहे हो, ये वाला पार्ट जिससे हम दूर का देखते हैं, दूर मायोपिया, मायोपिया में कौन सा लेंस यूज होता है, कॉनकेव या डाइवर्जिंग, और ये वाला पार्ट, दिस वाला पार्ट इज कॉन्वेक्स, ठीक है। तो प्रेस बायोपिया में फोकल बाईफोकल लेंस हम यूज कर सकते हैं, ओके। और लास्ट वन जो होता है वो होता है एस्टिग्मेटिज्म। उसमें हमारा लेंस अपनी स्फेरिकल शेप लूज कर देता है। स्फेरिकल शेप से मतलब ये है एक्चुअली जब हम ऐसा लेंस देखते हैं तो हम उसको 2D सोच रहे हैं, इन रियलिटी 3D में लेंस तो इस तरह से होता है ना। क्या मैं कभी बना पाऊंगा 3D का लेंस, इट इज वेरी टफ। कि एक हाउ डू आई, ऐसे समझाता हूं कि इस शेप का 3D वर्जन ऐसा भी हो सकता था बच्चों, समझ रहे हो, ऐसा। अगर ऐसा होता तो अगर मैं इसको 90 डिग्री से टर्न करके रख दूं इस तरह से, तो जो रेज आएंगी वो पता है पैरेलल चली जाएंगी, ऐसे जो रेज आएंगी वो कन्वर्ज हो जाएंगी, ठीक है। दिस इज टेक्निकली अ सिलेंड्रिकल लेंस, ठीक है। हमारा आई लेंस सिलेंड्रिकल नहीं होता, हमारा आई लेंस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। पर स्फेरिकल में ड्रॉ ही नहीं कर पा रहा हूं, ऐसा दिखता है वो साइड व्यू से। अब आई, हाँ 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 हाँ, काफी हद तक, ठीक है। हमारा आई लेंस स्फेरिकल होता है। कभी कभी आई लेंस स्फेरिकल से सिलेंड्रिकल शेप की तरफ जाने लगता है। मतलब अभी तो इसका फोकल लेंथ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों के लिए सेम है, पर कभी कभी इसकी शेप थोड़ी थोड़ी सिलेंड्रिकल यानी होने लग जाती है, मतलब शेप खराब होती है। एस्टिग्मेटिज्म में लेंस लूजेस इट्स स्फेरिकल शेप, ठीक है। एक्स या वाई एक्सिस में किसी एक एक्सिस में उसकी फोकल लेंथ गड़बड़ हो रही है, तो हम उसको करेक्ट करने के लिए कौन से यूज करेंगे, लेंस सिलेंड्रिकल। जिस एक्सिस की डिक्रीज हो रही है उसी एक्सिस के पैरेलल हम लेंस लगाते हैं, ओके। तो मतलब इस पर कोई न्यूमेरिकल नहीं बन सकता, पर इतना पूछा जा सकता है कि एस्टिग्मेटिज्म को क्योर करने के लिए हम कौन से लेंस यूज करते हैं। तो योर ऑप्शन विल बी सिलेंड्रिकल लेंस। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है, लेंस लूजेज स्फेरिकल शेप, तो उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम होती है, या तो हम वर्टिकली लाइंस पर फोकस कर पाएंगे या फिर हॉरिजॉन्टल लाइंस पर। एक साथ दोनों तरफ फोकस लेंस नहीं कर पाता क्योंकि उसकी फोकल लेंथ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में स्लाइटली डिफरेंट है। आई बात समझ में, ठीक है। कैन नॉट फोकस ऑन वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस एट द सेम टाइम। तो दोनों थ्योरेटिकली है, इनमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, लिख लो फिर भी याद रहेगा। ये हो गया हमारा ह्यूमन आई के सारे प्रॉब्लम्स, ठीक है, डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। हाँ, करेक्शन के लिए सिलेंड्रिकल लेंस, इसका करेक्शन कैसे होगा, ठीक है। प्रेस बायोपिया का ये है बाईफोकल लेंस, और एस्टिग्मेटिज्म का करेक्शन है सिलेंड्रिकल लेंस। हटाऊं बच्चों इसको भी, ठीक है। इस वाले पार्ट पर कोई वो न्यूमेरिकल नहीं आएगा,
अब हम बात करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। हेडिंग डाल देना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप हम एक्चुअली ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या होता है वो? एक सिंपल कॉन्वेक्स लेंस, वो वाला केस। कौन सा? छठा केस, जिसमें वो ऑब्जेक्ट को हम बहुत पास रख देते हैं लेंस के। उस केस में क्या होता था? अगर हम ऑब्जेक्ट को लेंस के बहुत क्लोज ले आते हैं तो क्या होता था, याद है बच्चों? फोकस और लेंस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रख दे और दूसरी तरफ से देखे, ठीक है, इधर से देखे तो अरे हाँ, वर्चुअली इनलार्ज्ड इमेज बनेगी। लेट्स मेक सम रेस फॉर इट। ये एक पैरेलल रे लाए, इसको फोकस से पास करा दिया और एक को ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दिया, और ये कभी मीट नहीं होंगी। कभी मीट नहीं होंगी तो इनको पीछे की तरफ डॉटेड लाइन बना लिया, और यहां पर कहीं, अंदाजे से बना रहा हूं, यहां पर कहीं इसकी इमेज बड़ी सी बन जाएगी। ओके, तो इनलार्ज्ड इमेज बन गई। तो इस चीज को आपने देख लिया किससे? अपने इस तरफ ह्यूमन आई है, उसने ऑब्जर्व कर लिया कि ठीक है, बड़ी इमेज हमने देख ली। लेकिन द थिंग इज, इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव कर सकता हूं। मूव करूंगा तो इमेज भी मूव करेगी। तो वर्चुअल इमेज के मैक्सिमम और मिनिमम कौन से केसेस में देख सकता हूं? भाई ये इमेज की डिस्टेंस चेंज होगी। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस के एकदम पास में रख दिया तो इमेज कहां चली जाएगी? ऑलमोस्ट इंफिनिटी पे। सोचने में लगता है कि ये तो बहुत बड़ी हो जाएगी इंफिनिटी पे, लगता है या नहीं? तो इसके दो मेन केसेस मेरे को देखने हैं। एक तो जब मैं ऑब्जेक्ट को शिफ्ट कर रहा था और इमेज की मैंने काफी क्लोज बनाने की कोशिश करी इमेज, पर बच्चों कितनी भी क्लोज बनाओ, मिनिमम कितनी डिस्टेंस तक मैं साफ साफ देख पाऊंगा इमेज को? मतलब ऑब्जेक्ट को कितना भी एडजस्ट करूं, इमेज मुझे d इक्वल टू 25 सेंटीमीटर से ज्यादा क्लोज नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्लोज हो गई तो वो मुझे ब्लर दिखाई देगी। इज दैट क्लियर? दूसरा, अगर मैं ऑब्जेक्ट को मूव करता रहूं तो इमेज, अगर मैं ऑब्जेक्ट को फोकस के बहुत क्लोज ले आता हूं तो इमेज फट से कहां चली जाएगी? टेंडिंग टू इंफिनिटी। क्यों? अरे भाई, अगर इसको फोकस पे ही रख दिया तो जो दो रेज होंगी, पहली रे कहां से ले जानी है? फोकस से पास करा दो, और दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दो। ये दोनों रेज एक दूसरे के पैरेलल हो गई। पैरेलल हो गई तो इनकी इमेज कहां बनेगी? बहुत बड़ी बनेगी, और कहां बनेगी? इंफिनिटी पे बनेगी। ठीक है, तो ये दो केसेस आर लाइक क्लोजेस्ट इमेज किस पर? 25 सेंटीमीटर पे देखी जा सकती है, और फारदेस्ट इमेज कहां पे देखी जा सकती है? इंफिनिटी पे। ओके, ऐसा नहीं है कि इंफिनिटी पर कोई चीज है तो वो हमें मतलब बहुत बड़ी दिखाई देगी। इनफैक्ट ये इमेज का साइज बहुत बड़ा होगा, इस इमेज का साइज बहुत बड़ा होगा, हम ड्रॉ भी नहीं कर सकते, लेकिन ये इतने ज्यादा डिस्टेंस पे है कि वो हमको दिखेगी छोटी ही। समझ रहे हो? इमेज का साइज बहुत बड़ा होगा लेकिन वो इतने डिस्टेंस पे है कि हमको छोटी ही दिखाई देगी। जैसे सन का साइज बहुत बड़ा है लेकिन हमको तो बहुत छोटा सा दिखता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं इस केस की, फर्स्ट केस की। ओके, ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पे देख रहे हैं हम? 25 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट हमने यहां पे कहीं रखा है, इसकी वैल्यू मुझे पता नहीं, ठीक है, यू पे रखा है। तो मैग्निफिकेशन बच्चों अगर कैलकुलेट करना हो तो मैग्निफिकेशन लेंस के केस में क्या होता है? v बाई यू। दूसरी चीज 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू कितना होता है? 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू कितना होता है? 1 बाई एफ। तो v की वैल्यू में क्या लिख सकता हूं? यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। ठीक है, और अगर u की वैल्यू निकालता, 1 बाई यू को उधर ले जाता और 1 बाई एफ को इधर लाता, तो u की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? करो जरा दिमाग में। 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ होता एफ माइनस वी, वी एफ अपॉन एफ माइनस वी आता। ठीक है, u की वैल्यू क्या लिख सकता हूं? वी एफ अपॉन एफ माइनस वी। जरा बच्चों चेक करना सही लिखा है मैंने। ठीक है, तो इस केस में मैग्निफिकेशन हम v बाई यू की जगह कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इसमें से देखो, u को एलिमिनेट कर दें, और u को एलिमिनेट कर देंगे, u को क्या पुट कर देंगे? वी एफ अपॉन एफ माइनस वी। तो u को अगर वी एफ अपॉन एफ माइनस वी किया तो अल्टरनेट फॉर्म आ गई एफ माइनस वी अपॉन वी। ये वाला फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। क्यों यूज कर रहे हैं ये? क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता नहीं है पर इमेज डिस्टेंस पता है। आई बात समझ में?
तो पहले केस के मैग्निफिकेशन को बोलते हैं MD, ठीक है, मैग्निफिकेशन। कब? जब इमेज कहां पे बन रही है? एट अ पॉइंट ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, इमेज एट D। इस केस का मैग्निफिकेशन आएगा F माइनस V अपॉन V, और V की वैल्यू बच्चों कितनी पुट कर सकते हैं? कहां पे बना रहे हैं हम इमेज? माइनस D पर, तो F माइनस D अपॉन माइनस D, और ये कितना आ गया? मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? इसको काटो कूटो कुछ, F प्लस D बाई D। कुछ गड़बड़ करिए, मुझे ऐसा लग रहा है 1 प्लस D बाई F आना चाहिए था, ज्यादा दूर लिख दिया मैंने। V बाई U, कैलकुलेशन करूं मैं यहाँ पर, लो 1 बाई V माइनस 1 बाई U इक्वल्स टू 1 बाई F था, और मुझे V बाई U की वैल्यू चाहिए, मैग्निफिकेशन की वैल्यू चाहिए, तो मैंने 1 बाई U इक्वल्स टू 1 बाई V माइनस 1 बाई F कर दिया, और इसको कर दिया F माइनस V अपॉन VF, और फिर इसको मैं V को सामने ले गया तो V बाई U की वैल्यू बच्चों F माइनस V बाई F आएगी। ओके, इसकी वैल्यू F माइनस V बाई F आएगी। ओके, तो यहां पर भी F माइनस V बाई F हो जाएगा, एंड वी हैव अवर फर्स्ट फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन ऑफ माइक्रोस्कोप इज 1 प्लस D बाई F। ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है उसी से कंपाउंड माइक्रोस्कोप बनाया जाता है। ठीक है, और कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो आई पीस होता है वो टेक्निकली एक सिंपल माइक्रोस्कोप ही है। क्या होता है? आई पीस। इसमें इसको आई पीस नहीं बोलते क्योंकि इसमें तो एक ही लेंस है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो आंख के पास वाला लेंस होता है उसको आई पीस बोलते हैं। ओके, तो सिंपल माइक्रोस्कोप का एक मैग्निफिकेशन MD, मैग्निफिकेशन कितना आया? 1 प्लस D बाई F। ओके, अब दूसरे वाले को देखो, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे हम? M इंफिनिटी, क्योंकि इसमें इमेज कहां पे बना रहे? इंफिनिटी पे बना रहे, इमेज इंफिनिटी पे बना रहे। ओके, तो भाई इंफिनिटी वाले का साइज तो निकाल नहीं सकते, तो ऐसे केस में मैग्निफिकेशन का हम V बाई U की जगह दूसरा फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं बीटा बाई अल्फा। इसको बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। एंगुलर मैग्निफिकेशन में बीटा क्या होता है? इमेज का एंगल ऑन आई। अल्फा क्या होता है? ऑब्जेक्ट का एंगल। डिस्टेंस की जगह दोनों के एंगल लेते हैं। तो इस केस में इमेज जो बहुत बड़ी बन रही है उसका एंगल तो आंख के ऊपर यही वाला बन रहा है, बीटा, और बीटा कितना हो जाएगा? हाइट h अपॉन, कहां पे रखा था इसको? फोकल लेंथ f पे। तो इस केस में जब बीटा बाई अल्फा करेंगे तो बीटा की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे? h बाई f। समझ में आ रहा है सबको? अब किसी ने बोला कि सर हमें तो ऑब्जेक्ट का भी यही एंगल दिख रहा है, यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन है। एक्चुअल में ऑब्जेक्ट यहां पे रखा है, ओके, पर अगर हम लेंस को हटा दें तो ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई नहीं देगा। बोलो क्यों नहीं दिखाई देगा? क्योंकि ऑब्जेक्ट आंख के बहुत क्लोज रखा हुआ है, ये फोकल लेंथ बहुत छोटी होती है। एक्चुअल में अगर इस ऑब्जेक्ट को देखना है बिना लेंस की मदद के, तो वो कहां पे रखना पड़ेगा? ले जाके कम से कम 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ेगा। आई बात समझ में या नहीं? और उस केस में इसका जो एंगल मेड ऑन आई होगा वो होगा अल्फा। अगर हाइट h है तो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? थोड़ी सी जगह दे देता हूं। अगर हाइट h है, बीटा की वैल्यू आई है h बाई f, अल्फा की वैल्यू आएगी h बाई d। आंसर आया d बाई f। इंफिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट की इमेज बनाई तो मैग्निफिकेशन थोड़ा कम आया, d पर बनाया था तो मैग्निफिकेशन थोड़ा ज्यादा आया था। पर हमने आज ही बात करी थी कि अगर आपको पास में रखी हुई चीज देखनी है और दूर रखी हुई चीज देखनी है तो किसमें आपकी आई ज्यादा रिलैक्स्ड होती है? दूर वाले केस में। सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल मैग्निफिकेशन या नॉर्मल एडजस्टमेंट। अगर आपको घंटों तक बैठ के कोई स्लाइड को देखना है और कुछ रिसर्च करना है तो आप उसको नॉर्मल मैग्निफिकेशन पे सेट करोगे ताकि आपकी आई पर उतना स्ट्रेन ना पड़े। ये कम होता है लेकिन दिस इज लेस स्ट्रेन ऑन आई। समझ में आया? ये अल्फा बीटा वाली चीज समझ में आई? ये नहीं आती समझ में, क्योंकि लगता है कि ऑब्जेक्ट इतने डिस्टेंस पे है, इमेज का भी वही एंगल बन रहा है।
पर इस बात को समझो, इस टाइम पर रेज जो पहुंच रही है दूसरी तरफ वो ये वाली है, तो उसको क्या दिखाई देगा? इमेज। उसको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट रखा बहुत क्लोज है, पर इतना क्लोज ये ऑब्जेक्ट को एक्चुअली नेकेड आई से नहीं देख सकता। अगर आपने लेंस हटाया तो ये डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर से कम है, तो आपको ये ऑब्जेक्ट क्लियर नहीं दिखेगा। अगर आपको नेकेड आई से इस ऑब्जेक्ट को देखना है तो इसे कम से कम कितना डिस्टेंस पे ले जाना पड़ेगा? 25 सेंटीमीटर पे। तो टेक्निकली इस केस में ये लेंस क्या अलाउ कर रहा है? 25 सेंटीमीटर से क्लोजर रख के हम ऑब्जेक्ट को देख पा रहे हैं बाई मेकिंग इट्स इमेज एट इंफिनिटी। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है। और बच्चों इस सब के बाद भी आपको ये दोनों फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। द डेरिवेशन इज लॉन्ग एंड यू डोंट हैव दिस मच टाइम। ओके, मैग्निफिकेशन md 1 plus d by f, m infinity d by f. इज दैट क्लियर टू एवरीवन? लिख लो इसको फटाफट, हटाओ बच्चों इसको। ठीक है, अगर सिंपल माइक्रोस्कोप कंपाउंड माइक्रोस्कोप का क्वेश्चन आ जाए तो ये तो याद ही रखना कि m इज इक्वल टू वी बाई यू जो होता है उसको हम मतलब इसको मत याद रखना, इसको याद रखने की कोशिश करना कि 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ में हम v और u दोनों की अल्टरनेटिव वैल्यू निकाल सकते हैं। v की वैल्यू होगी यू एफ अपॉन यू प्लस एफ एंड u की वैल्यू होगी 1 बाई उधर गया इधर आया 1 बाई वी माइनस 1 बाई एफ माइनस वी बनेगा, तो वी एफ अपॉन एफ माइनस वी। अगर नहीं भी याद है तो यू कैन जस्ट डू इट लाइक 10 सेकेंड। ठीक है, अब हमें दूसरी बात करनी है किसकी? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? इसमें दो लेंस होते हैं ऑब्वियसली। पहला लेंस को हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं और दूसरे को आईपीस बोलते हैं। ठीक है, पहला लेंस क्या करता है? हम ऑब्जेक्ट को उसके एफ और 2f के बीच में रखते हैं। बच्चों एफ और 2f के बीच में अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहां बनाएगा इमेज? पैरेलल रे पासिंग थ्रू फोकस, और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से पास करा दें, स्लाइटली बड़ी इमेज बना देगा। यहां पर अगर ये डायग्राम आपको एक बार में सही बनाना है तो पहले से आई लेंस मत बनाओ कभी भी, पहले इसकी इमेज बना ली। ठीक है, और अब जो आई लेंस है, जो आई पीस है, उसके दो ऑप्शन क्या है कि हम इसके एक्चुअली लेंथ को चेंज कर सकते हैं, इसको खिसका सकते हैं आगे पीछे। तो एक ऑप्शन तो यह है कि ये जिस पॉइंट पे इमेज बनी है हम वहां पर क्या ले आए? आई लेंस के फोकस को ले आए, इसको मूव करके बेसिकली। उससे क्या होगा बच्चों? ये ऑब्जेक्टिव का फोकस था, आई लेंस का फोकस यहां पे ले आए, तो कौन सा वाला केस बनेगा फटाक से? इमेज कहां जाएगी? बोलो बोलो बोलो, इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछा मैंने। अगर ऑब्जेक्ट आई लेंस के फोकस पे होगा तो इमेज कहां जाएगी? आई एम नॉट गोइंग टू से द आंसर, सो यू बेटर वेक अप एंड से इट। ओके, क्या हुआ? इज एवरीबॉडी देयर? आर यू लिसनिंग टू मी? डू यू गाइज नो कि फोकस पे ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां बनती है? अरे भैया ये तो 9th में ही पढ़ा देते हैं, कुछ तो शर्म किया करो। तो 9th में ही पढ़ा देते हैं, एक रे ऐसी एक रे ऐसी। आज ही 2-3 अभी तो पिछले केस में बनाया था। कहां जाएगी इमेज? इंफिनिटी पे। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज टेक्निकली मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इनटू मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस। दो लेंस है, दोनों का मैग्निफिकेशन उठा के मल्टीप्लाई कर दो और आपका नेट मैग्निफिकेशन आ गया। ये कौन सा केस है? एम इंफिनिटी वाला केस है। ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन क्या होगा? ऑफ कोर्स उसके इमेज की पोजीशन डिवाइड बाय उसके ऑब्जेक्ट की पोजीशन, v बाई यू। आईपीस का हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, इंफिनिटी वाले केस में कितना आया था? d बाई एफ ई। समझ में आई बात? ठीक है, अब ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम ये होगी कि ऑब्जेक्टिव के लिए आपको u और v दोनों पता नहीं होंगे। ये है vo और ये है uo। ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्ट और इमेज की डिस्टेंस दोनों गिवन नहीं होंगे, लेकिन कोई बात नहीं, उनमें से एक जरूर गिवन होगा और वो मोस्ट प्रोबेबली ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगा। तो mo को जिसको मैंने vo बाई uo लिखा था और me को जिसको मैंने d बाई fe लिखा था, ठीक है, तो vo को हटा देंगे। किससे हटाएंगे? इस वाले फॉर्मूले से। क्या लिख सकते हैं? uo अपॉन fo प्लस uo। uo कट जाएगा तो ये हो जाएगा fo अपॉन fo प्लस uo इंटू d बाई fe। अब आई नो कि ये तो तुम्हें याद नहीं रहने वाला, पर इसलिए ये याद करो, इससे यहां और इससे यहां चले जाना एग्जाम में। ओके, और अगर ये याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फिर तो तुम कर ही दोगे।
इसमें ध्यान रखना कि जब वैल्यूज पुट करेंगे तो इस यूओ को तुम्हें निगेटिव पुट करना है, लाइक एवरी अदर फॉर्मूला यू की वैल्यू निगेटिव पुट करनी होगी। ये हुआ केस 1, ठीक है। किसको कैलकुलेट किया हमने, एम इंफिनिटी का। बिना मेहनत के तुम दूसरा केस कर सकते हो, तुम्हें फिगर भले ही दोबारा बनानी पड़े, पर एम डी वाले केस में क्या हो जाएगा, मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव इंटू मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस। ऑब्जेक्टिव का तो मैग्निफिकेशन चेंज होगा नहीं, वीओ अपॉन यूओ। आई पीस का चेंज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 प्लस डी बाई एफ ई, जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप का अभी अभी कैलकुलेट किया था। फिर से फॉर्मूले में थोड़ा सा बदलाव, एफ ओ अपॉन एफ ओ प्लस यूओ, पहला पार्ट सेम रहा, दूसरा पार्ट 1 प्लस डी बाई एफ, तो ये भी आ गया। ओके, दूसरे पार्ट की फिगर मैं बना दूंगा, तो पहले पार्ट की फिगर ड्रॉ करो फटाफट। बच्चों सेकंड केस में जो आईपीस का फोकस होगा वो पहली इमेज की जगह पे नहीं रखेंगे, हम उसको थोड़ा आगे खिसका के रखेंगे। क्यों? क्योंकि इस केस में हमें इंफिनिटी पे इमेज नहीं बनानी है। कहां पे बनानी है, डी डिस्टेंस पे। तो डी डिस्टेंस पे तो तभी बनेगी इमेज जब ऑब्जेक्ट जो है वो फोकस और लेंस के बीच में। इस केस में फाइनल इमेज की डिस्टेंस कितनी होगी, डी। जो ऑब्जर्वर है वो आई पीस के पीछे है, ये ध्यान रखना। लिख लिया सबने? अगर कोई इसमें लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप पूछ ले तो क्या करोगे, लेंथ कितनी होगी? इस केस में लेंथ कितनी होगी, ये वाली लेंथ क्या है, वी ओ, दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ कितनी है, एफ ई। समझ में आया? दूसरे केस में लेंथ कितनी होगी, यहां पर पहले वाले ऑब्जेक्टिव ने इमेज बनाई और ये आईपीस के लिए यू का काम करेगी, तो सेकंड केस में लेंथ कितनी होगी, वी ओ प्लस यू ई। फर्स्ट केस में यू ई जो था ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑफ आई पीस, वो एफ ई हो गया था। सेकंड केस में वो कैलकुलेट करना पड़े, तो लेंथ अगर कभी कैलकुलेट करनी पड़ी तो यू हैव टू यूज दीज टू फॉर्मूला। ये ध्यान रखना कि दिस केस इज कॉल्ड नॉर्मल मैग्निफिकेशन या नॉर्मल एडजस्टमेंट। डन। लास्ट वन इज टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में सिंपल टेलीस्कोप नाम का कुछ नहीं होता, हम लोग जो पढ़ते हैं वो एक्चुअली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या करना है, इसको ऑब्जेक्ट, यूजुअली बच्चों टेलीस्कोप के केस में ऑब्जेक्ट हम इन्फिनिट डिस्टेंस पे मान सकते हैं, आसपास की चीजों को तो देखते नहीं है। जो रेज आ रही होती है वो कैसी होती है, वेरी वेरी फार अवे, फ्रॉम वेरी फार अवे ऑब्जेक्ट्स, ऑलमोस्ट पैरेलल होती है। जो ऑप्टिकल सेंटर से वो एज इट इज पास हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ऐसे में पैरेलल रेज है, कहां पर फोकस होनी चाहिए, एट द फोकस ऑफ द लेंस। मान लो इसका फोकस यहां पर है, ऑब्जेक्टिव का फोकस यहां पर है, तो वो ये वाली रे टेढ़ी आ रही है ना, तो ये एज इट इज पास होगी, तो वो फोकस की जगह फोकस के ऊपर या फोकस के नीचे मिलेंगी जाके। इसको बोलते हैं कि फोकल प्लेन में मिलेंगी जाके, फोकस हो जाएंगी, ठीक है। मेरे कहने का मतलब ये है, ध्यान से सुनना, कि अगर रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है इस तरह से, तो वो कहां पे मीट करेंगी, फोकस पे। लेकिन अगर वो आपस में पैरेलल है पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो वो कहां पे मीट करेंगी, फोकस के ऊपर या फोकस के नीचे। इसको बोलते हैं फोकल प्लेन। ओके, ये तो हम तब से कर ही रहे थे केस, अब ये वाला केस भी देख लो। तो रेज आके कहां मिली, फोकस पे, ऑब्जेक्टिव के फोकस पे। हमारे पास आई पीस को रखने के दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन मतलब या तो हम इस तरह से रखें कि इसका फोकस भी यहीं पर आ जाए। अगर ये दोनों का फोकस हो गया तो बच्चों फोकस पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की इमेज कहां बनाएगा आई पीस, इन्फिनिटी पे। तो इमेज, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे था, इमेज भी इन्फिनिटी पे बन गई। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि ये एंगल चेंज हो जाएगा। पहले एंगल सबटेंडेड ऑब्जेक्ट का अगर अल्फा था, तो फाइनल इमेज का एंगल सबटेंडेड बीटा हो जाएगा। और आई होप कि हम बीटा को अल्फा से बड़ा कर पाए, क्योंकि कर पाए तो हमें ऑब्जेक्ट बड़ा दिखाई देगा। तो ये एम इंफिनिटी वाला केस है। मैग्निफिकेशन इसमें कौन सा यूज करेंगे, एंगुलर मैग्निफिकेशन, बीटा बाई अल्फा। अगर इस हाइट को h मान लूं और ध्यान से देखो तो बीटा इज नथिंग बट h बाई एफ ई, ये आई पीस है, ये एफ ई होगा। और अल्फा इज नथिंग बट h, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अल्फा इज नथिंग बट h बाई ये वाली डिस्टेंस जो कि हो जाएगी एफ ओ। तो ये तो बहुत ही इजी केस है, मतलब मैग्निफिकेशन, नॉर्मल मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। कौन सा बोलते हैं इन्फिनिटी वाले को, नॉर्मल मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप इज एफ ओ बाई एफ ई।
ऑफ ऑल द केसेस 90% क्वेश्चन इस पर आते हैं, तो इसको छोड़ना नहीं। और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितनी हो जाएगी? वेरी इजी, दिस इज FO एंड दिस इज FE, तो इट इज सिंपली FO प्लस FE। समझ में आ रहा है सबको? ये तो गजब ही इजी हो गया। दूसरे केस में क्या हो जाएगा? दूसरे केस में हम इमेज को इंफिनिटी की जगह कहां पर बनाएंगे? D डिस्टेंस पे, ठीक है। तो अगर हम D डिस्टेंस पे बनाएंगे, एक सेकंड देखता हूं, तुम तो फर्स्ट वाला ड्रॉ करो फटाफट। बच्चों सेकंड केस में MD कैलकुलेट करना है, बीटा बाई अल्फा चाहिए। अल्फा तो अभी भी H बाई FO ही हो जाएगा, ठीक है, ये है FO। लेकिन सेकंड केस में ये वाला पॉइंट आईपीस का फोकस नहीं होगा, आईपीस का फोकस हम यहां पे कहीं रखेंगे ताकि इमेज कहां पर बने? D डिस्टेंस पे। तो सेकंड केस में बीटा की वैल्यू मैं कैसे कैलकुलेट करूं? H बाई ये वाली डिस्टेंस फोकस लेंथ नहीं होगी, उसकी फोकल लेंथ नहीं होगी, इट कैन बी कॉल्ड U फॉर दी आईपीस, UE बोल सकते हैं इसको। तो H बाई UE हो जाएगा, दैट गिव्स मी FO बाई UE। अब UE का क्या करें? U तो पता नहीं है, आईपीस के लिए V की वैल्यू पता है, कितनी? -D। U की वैल्यू नहीं पता, तो हमने जो अभी लिखे थे फॉर्मूले 1/V प्लस -1/U इक्वल्स टू 1/F, उससे हमने U की वैल्यू कुछ कैलकुलेट की थी, U इज इक्वल्स टू VF अपॉन F माइनस V। तो U को मैं रिप्लेस कर दूंगा किससे? VE अपॉन FE माइनस VE, और VE को क्या पुट कर दूंगा? -D। तो 2-3 स्टेप एक साथ कर रहा हूं मैं, देख लेना। FE माइनस -D यानी प्लस D अपॉन FE इंटू -D, और FO बाई FE को तो मैं बाहर रखूंगा क्योंकि वो पहले वाले उससे मेरा मैच कर रहा है, पर अंदर यहां पे कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा विद अ माइनस साइन ऑफ कोर्स। अंदर आ जाएगा 1 प्लस FE बाई D। तो दिस वन इज अ बिट डिफरेंट टू रिमेंबर, बट मैंने क्या बोला, 90% केस में नॉर्मल ही आता है, तो इसको ये सोच के मत छोड़ना कि टेलीस्कोप के फॉर्मूले बहुत टफ है, क्योंकि ये वाला पार्ट आया तो डेफिनेटली कराओगे। ओके ओके, हटाऊं इसको बच्चों। आज शाम तक ही इसके फॉर्मूले एक पेज पर लिख के जहां भी तुम पढ़ाई करते हो उसके सामने चिपका लेना, ठीक है, वरना ये याद नहीं होंगे। लास्ट डे पे याद करोगे बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं तीनों चारों फॉर्मूले, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो आइदर यू लर्न दैट डेरिवेशन एंड डेरिवेशन इज लॉन्ग, तो द ओनली अदर ऑप्शन इज कि तुम भाई इसको लिख देना फिगर बना के छोटी छोटी, या फिगर भी मत बनाओ तो सिर्फ मैग्निफिकेशन और लेंथ के फॉर्मूले लिख लेना। इस केस में लेंथ कितना हो जाएगा? FO प्लस UE, दिख रहा है? FO प्लस UE, ठीक है। तो आई थिंक आज मैं यहीं पर रोकता हूं, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करा दूंगा और हमारा चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। थ्योरेटिकली एक दो बहुत छोटी मोटी चीजें बची है, जैसे लेंस में कुछ एरर्स होते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनकी वजह से इमेज अच्छी नहीं बनती, तो सम फॉल्ट्स इन लेंस, वैसे करके एक बताना है। और हाँ, रिजोल्यूशन पावर क्या होती है आई की, वो बताना है। तो नेक्स्ट क्लास में रिजोल्यूशन पावर पढ़ाऊंगा। रिजोल्यूशन, क्या स्पेलिंग लिखे मैंने? रिजॉल्विंग पावर, ठीक है, एंड रिजॉल्विंग लिमिट, ये दो चीजें हैं, ये बतानी है मुझे ह्यूमन आई की, माइक्रोस्कोप की और टेलीस्कोप की, और उसके बाद बस कुछ क्वेश्चंस कराने हैं और ये चैप्टर डन हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास हमारी कब रहेगी? वेंसडे को। अच्छा सुनो, वेंसडे को मॉर्निंग की क्लास में दिक्कत हो रही है क्योंकि अमिया का भी स्कूल रहता है और तुम लोग वैसे भी नहीं उठ रहे हो, तो वेंसडे को हम लोग नाइट में ही क्लास करेंगे, ठीक है। ओके, वेंसडे को नाइट में ही रखेंगे क्लास, प्रोबेबली 9:30 से रखेंगे। तो आज से ही दोपहर में किस टाइम? दोपहर में मैं ऑफिस में रहता हूँ, अगर वहां कोई भी आता है तो मैं डिस्टर्ब जरूर होऊंगा, क्लास जरूर डिस्टर्ब होगी। 6 o'clock मैं ऑफिस से निकलता हूँ, आई कम एट 7, सो 6:30 6:45 तक पहुंचता हूँ। मेरी 8 बजे से क्लास होती है, 8 से 9:30, उसके बाद आई कैन टेक योर क्लास, ओके। और अगर दिन में 2 से 4 आई कैन ट्राई, पर अगर ऑफिस में कोई भी आता है तो क्लास डिस्टर्ब होगी, और ऑफिस का क्या है कुछ पता नहीं है, कोई आएगा नहीं आएगा,
मतलब मेरी क्लास नहीं है, रात नींद आने लगती है उस दिन, बस क्वेश्चन क्वेश्चन कराने, अब कुछ पढ़ाने का नहीं रह गया, नींद नहीं आने दूंगा। ठीक है। एक मतलब 2 से 4 का मैं दोपहर का ट्राई कर सकता हूँ, लेकिन वो कोई गारंटी नहीं है, और फिर वो पंगा होता है। जैसे कल भी तो हम 2 से 4 बैठे थे, कोई आया ही नहीं, तो फिर वो वेस्ट हो गया। तो या तो अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट। ठीक है। अब चूंकि वेंसडे को स्कूल होता है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग नहीं हो पा रहा। इससे भी अर्ली मैं जा सकता हूं, पर तुम लोग उठते ही नहीं हो, तो कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है। अमिया नहीं आया ना आज, है ना, तो देखो सोता रह गया वो। हाँ।